आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। कर्म बड़ा या विधि लेख। राजा विक्रमाजीत को सदा अपनी प्रजा की भलाई की चिंता सताए रहती। वे प्रजा के कष्टों को जानने के लिए रात को वेश बदल घूमते। एक बार वो सदा की भांति अपने भ्रमण पर निकले ही थे कि थोड़ी दूरी पर उन्हें दो साधु मिले। एक साधु कह रहा था, जो लिखने वाले ने लिखा है वही होता है, परंतु दूसरा साधु कह रहा था, नहीं नहीं, कर्म के द्वारा वो लेख बदल भी सकता है। दोनों में इसी बात पर तू मैं होने लगी। एक कह रहा था लिखणु ही प्रधान, दूसरा कह रहा था कर्म प्रधान है। क्यों बाबा, क्यों लड़ रहे हो, बात क्या है? राजा ने पूछा। दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। राजा चकित रह गया, पर फिर भी उसने कहा, भाइयों, आपको पता है कि इस नगरी का राजा कौन है? किसके राज्य में आप विचरण कर रहे हैं? हाँ महाराज, इस नगरी का राजा बड़ा ही न्यायप्रिय है और बहुत दानी भी है, भगवान को मानने वाला है। तो फिर तुम लोग कल उसकी कचहरी में जाकर अपने विवाद का निर्णय क्यों नहीं करवा लेते? राजा आगे बढ़ गया। उसके दिमाग में उथल पुथल चलती रही, लेख प्रधान या कर्म। इसी सोच में पड़ा था कि उसने देखा गली के एक छोर में दीप जल रहा था और उस मकान से रोने की आवाज आ रही थी। राजा ने जाकर उस मकान का द्वार खटखटाया। कुछ समय बीत जाने पर द्वार खुला और एक मरियल सा मुखड़ा सामने नजर आया। हाँ भाई, क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट है तुम्हें? महाराज, आप इस चक्कर में मत पड़े। हमें पता है कि आप राजा विक्रमाजीत के अतिरिक्त कोई नहीं। भाई, मैं पूछ रहा हूँ आपको कष्ट क्या है? राजा विक्रमाजीत ही नहीं, और भी कोई आपका सहायक हो सकता है। महाराज, अगर आप अवश्य जानना चाहते हैं तो आइए अंदर चलकर आपको सुनाता हूँ अपनी कहानी। राजा घर के भीतर गया, उसे आसन देकर बिठा दिया। तब उसने अपनी कहानी कहनी शुरू की। महाराज, हमारे यहाँ शादी के 20 वर्ष तक कोई संतान न हुई। हमने नाग देवता की पूजा शुरू की। एक रात को मुझे सपना आया। नाग ने पूछा, ब्राह्मण, तुम क्या मांगना चाहते हो? मैंने कहा, महाराज, मैं संतानहीन हूँ, कोई संतान नहीं है। मेरे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए संतान के हाथ का पिंड अवश्य चाहिए। नाग देवता बोले, तुम्हारी किस्मत में संतान नहीं लिखी है, पर तुमने इतना कर्म किया है, इतनी साधना की है, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे यहाँ संतान जरूर होगी और पुत्र रत्न होगा। परंतु 12 वर्ष पश्चात आधी रात के समय नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज, मैं मान गया। 12 वर्ष तो 12 वर्ष ही सही, कम से कम मैं संतान तो अपने घर में देख लूं। नाग देवता अदृश्य हो गए। आज 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मेरे इकलौते बच्चे को नाग दंश करेगा और वो मर जाएगा, इसलिए हम रो रहे हैं। सारी कहानी सुनकर राजा असमंजस पे पड़ गया। सोच विचार कर थोड़ी देर बाद बोला, अच्छा, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो कि दूध तथा पुष्प आदि का प्रबंध करो। महाराज, आप जो आदेश देंगे मैं उसका पालन करने के लिए तैयार हूँ, किंतु देवता की बात अटल होती है, ये आप सोच लें, चिंता न करो। इसका परिणाम जो निकलेगा मैं उसको सहन करने के लिए तैयार हूँ, राजा ने कहा। लड़के को कमरे में सुला दिया गया। मुख्य द्वार से लेकर अंदर तक पुष्प बिछा दिए गए और थोड़ी थोड़ी दूरी पर दूध के कटोरे भर दिए गए। आधी रात के समय नाग देवता ने मुख्य द्वार से प्रवेश करना आरंभ किया। पुष्पों से सजा मार्ग स्थान स्थान पर दूध आहार। नाग बालक के कमरे तक जाते जाते दयालु हो चुके थे। वे अपने मालिक नाग देवता का आदेश भूल चुके थे। क्या चाहते हो? मैं बहुत प्रसन्न हूँ। नाग अपने स्वामी की आज्ञा का पालन भूलकर बोला, महाराज, अपने बालक का जीवन दान, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। साथ वाले कमरे में गृह स्वामी की जोरदार आवाज नाग के कानों में पड़ी। ये आपने बहुत ही अनुचित मांग की है। इसका अर्थ यह है कि मैं अपने स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, पर इसके लिए मुझे जो दंड भुगतना पड़े भुगत लूंगा, परंतु मैं इस बच्चे को जीवन दिए बिना नहीं जा सकता। इतना कहकर नाग धीरे धीरे मुख्य द्वार से बाहर चले गए और राजा तथा गृह स्वामी ने बालक के कमरे में प्रवेश किया। राजा ने कहा, आपका पुत्र स्वस्थ है, मेरा इतना ही काम था, आगे की बात आप मुझ पर छोड़ दें। गृह स्वामी का धन्यवाद लेकर राजा उनके घर से निपटकर अपने महल में आकर सो गए। उन्होंने सोचा कि मैंने एक तो नेकी की है, एक जीव को नाग का आहार होने से बचाया, दूसरा कल के मुकदमे का फैसला सुनाने के लिए मुझे प्रमाण मिल गया। राजा सो गया। रात के समय उसे एक सपना आया जिसमें नाग देवता उसे चुनौती दे गए। महाराज, आपने विधि लेख को कर्म योग से बदलने की कोशिश की है,
ये अच्छा नहीं किया, इसके परिणाम ठीक नहीं निकलेंगे। राजा प्रातः उठा, अपने प्रातकालीन कार्यों से निर्वृत्त होकर दरबार में जा बैठा। उसके दिल में रात की बीती बात तथा सपने की वार्ता दोनों एक साथ घूम रही थी। इससे पहले कि वो न्याय याचकों को बुलाए, उसके पेट में कुछ गड़बड़ का अंदेशा हुआ और उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो गद्दी से उठा, शौच करने कचहरी प्रांगण से बाहर निकल गया। शौच से निर्वृत्त होकर उसने जैसे ही गड़वी की ओर हाथ बढ़ाया, उसका हाथ गड़वी तक न पहुंच सका। अचानक एक पक्षी उड़ता हुआ आया और उसे वहां से उठाकर एक घने जंगल में जाकर छोड़ दिया। घना जंगल था जहां हर तरफ सांप ही सांप अटखेलियां कर रहे थे। कुछ क्षणों के लिए वो स्तब्ध रह गया। सांपों से बचने के लिए वो एक वृक्ष पर चढ़ गया। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन भूख की आग तो वृक्षों के फलों से शांत कर लेता, परंतु उसका अपना भविष्य तो अधर्म्य था। इस बीच उसे कई बार आकाशवाणी हुई, राजा विधि का लेख प्रधान है, कर्म प्रधान नहीं। न्यायप्रिय राजा ने एक गांठ सी दिल में बांध ली थी, कर्म प्रधान है। मैंने कर्म योग से ही बालक की जान बचाई है। एक दिन जंगल में एक लकड़हारा आया। उसने देखा और कहा, अरे बुद्धू, तू ऊपर क्या कर रहा है? नीचे उतर, कुछ कर्म कर, यहाँ टंगे रहने से तुझे क्या मिलेगा? राजा वहां से उतरा और पेड़ से उतरकर लकड़हारे के पास आ गया और बोला, कहो महाराज, क्या आदेश है मेरे लिए? मैं हाजिर हूँ। लो, ये मेरा कुल्हड़ा है। मैं काम करके बहुत थक गया हूँ। तुम भी लकड़ियां काटो और बेचकर रोटी कमाओ। मैं 1 गट्ठा बेचता था, अब 2 गट्ठे बेचा करेंगे और पहले से ज्यादा पैसे कमाएंगे। भाई, कर्म ही तो प्रधान है। लकड़हारा बने राजा का अब ये धंधा ही बन गया। कभी कभी लकड़हारे की आज्ञा के बिना ही वो दूसरी जगह भी अपना गट्ठा बेच डालता, जबकि लकड़हारे की एक ही बनिए के साथ साठगांठ थी। जब लकड़हारे ने देखा कि मेरा नौकर जो मुझसे भी अधिक दाम लाता है, तो उसने बनिए को कहा, महाराज, मुझसे तो मेरा नौकर अधिक दाम लाता है, आप तो मुझे कम दाम देते हैं। बनिया चालाक था, उसने लकड़हारे बने राजा के साथ साठगांठ की और उसे अपने पास नौकर रख लिया। राजा विक्रमाजीत अब बनिए का नौकर था और उसी के पास रहने लगा। एक दिन उस नगर के राजा का भंडारी बनिए के साथ बातें कर रहा था कि हमारा राजा बड़ा उदास है, उसके पास मुकदमा आया है, उसका निर्णय देने के लिए उसे रात दिन परेशानी में काटने पड़ रहे हैं। ये बात नौकर विक्रम, अरे भंडारी जी, वो क्या मुकदमा है जिसका निर्णय राजा नहीं दे पा रहा है? थोड़ा हमें है कि नगर के राजा की हम भी सहायता कर सके। बनिया नाराज हुआ और बोला, तुम क्या जानो बड़े लोगों की, राजाओं की बातें? तुम्हें अपनी सीमा के अंदर रहना चाहिए। टके का नौकर लाखों के सपने लेता है। अपनी स्थिति देख, हमारी बात में बाधा मत डाल। मगर भंडारी ने ये बात राजा के मंत्री तक और मंत्री ने राजा तक पहुंचा दी। राजा के आदेश से बनिए के नौकर अर्थात राजा विक्रमाजीत को बुलाया गया। बनिए ने सोचा, मेरा तो काम ही बिगड़ गया, पता नहीं राजा कहीं मुझ पर ही क्रोधित न हो जाए। राजा विक्रमाजीत को राजभवन में लाया गया। नगर के राजा ने उसे पूछा, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो ये निर्णय देने में? महाराज, मुझे पता तो चले कि आपके सम्मुख क्या समस्या है जिसने आपको परेशान कर रखा है, और मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को क्यों बुलाया है? देखो महाशय, हमने तुम्हारी प्रशंसा भंडारी से सुनी है, तभी तुम्हें बुलाया है। विधि का लेख प्रधान है या कर्म प्रधान है, यही निर्णय देना है। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो इसका निर्णय करने में? हाँ महाराज, ये तो एक साधारण सी बात है। आप फैसला दे सकते हैं कि कर्म प्रधान है, लेख प्रधान नहीं। इसका प्रमाण भी तो होना चाहिए। राजा ने कहा, प्रमाण के लिए सेवक हाजिर है। नौकर बोला। राजा की आज्ञा से वादी को बुलाया गया और निर्णय दे दिया गया कि कर्म प्रधान है, लेख प्रधान नहीं। अब इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता थी। प्रमाण के रूप में राजा विक्रमाजीत यानी कि नौकर को बुलाया गया। उसने अपने आप को पर्दे में रखकर सारी कहानी सुना दी कि राजा विक्रमाजीत के सम्मुख भी यही प्रश्न आया था और उसने प्रमाण सहित यह निर्णय दिया था कि कर्म प्रधान है, लेख प्रधान नहीं। वादी ने सारी कथा सुनाकर स्वीकार किया कि राजा का निर्णय सत्य है। राजा ने बनिए के नौकर को कहा कि तुम बनिए की नौकरी छोड़ दो और आज से तुम मेरे मंत्री रहे। नौकर ने निवेदन किया कि महाराज, मुझे सहर्ष स्वीकार है, परंतु इसके लिए मुझे बनिए से आज्ञा लेनी ही पड़ेगी। राजाओं के लिए आज्ञा की आवश्यकता तो थी नहीं, फिर भी बनिए की स्वीकृति लेकर उसने राजा के मंत्री का भार संभाल लिया। दिन बीतते चले गए। राजा अपने मंत्री के काम से इतना प्रभावित हुआ कि राज्य का कार्यभार सारा मंत्री पर ही डाल दिया।
उन दोनों का मेल जोल इतना बढ़ गया कि दोनों प्रातः भ्रमण के लिए भी इकट्ठे ही जाने लगे। एक दिन सुबह ही जंगल गए। जंगल में जाकर शौच आदि से निवृत्त होने के लिए हाथ में गड़वी लिए इधर उधर हो गए। राजा विक्रमाजीत उसी प्रकार गड़वी के लिए हाथ बढ़ाने को ही था कि वही पक्षी आया और राजा विक्रमाजीत को उठाकर दोबारा उसी स्थान पर ले गया जहां से कुछ समय पूर्व ही उसे उठाया था। राजा के सामने वैसी ही गड़वी पड़ी थी। उसने पानी भरा और हाथ मुंह धोकर कचहरी चला गया। मंत्री ने कहा, आप तो बड़ी जल्दी आ गए। राजा हैरान था। उसने तो एक युग बिता दिया था, लोग कह रहे हैं कि जल्दी आ गया। वो स्वयं हैरान था कि आखिर ये हुआ कैसे। राजा ने सभी मुकदमों के निर्णय दिए। उन दोनों साधुओं का निर्णय भी दिया कि कर्म प्रधान है, लेख नहीं।